हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे बरसर्क मांगा के फैंटेसिया आर्क चैप्टर 308 घोस्ट शिप से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है केंटारो मिउरा ने। मांगा की शुरुआत में पायरेट शिप का नेविगेटर रोड्रिक की शिप सी हॉर्स को ढूंढ रहा है, जो अब उनसे कहीं दूर जा चुका है। लेकिन बॉसमैन अभी भी गुस्से में है और वो रोड्रिक से किसी भी हालत में बदला लेना चाहता है। बॉसमैन का इकलौता शिप अभी खस्ता हालत में है और ना ही वो उससे आगे बढ़ सकता है। साथ ही उस पर अभी 3 शिप के सेलर्स की वजह से जंप पैक्ड है। बॉसमैन ये सब सुनना नहीं चाहता और वो नेविगेटर को उन्हें किसी भी हालत में ढूंढने को कहता है, क्योंकि जिस तरह से रोड्रिक ने उसका मजाक बनाया है वो हर हाल में उससे बदला लेना चाहता है। साथ ही अभी शिप पर रहस्यमय रोशनी को लेकर बातें चल रही है, जो बॉसमैन खुद ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। नेविगेटर बताता है कि उसने सुना है कि मरे हुए सेलर्स की स्पिरिट को सतह पर देखा गया है, जिससे भूत या मॉन्स्टर से सभी डरे हुए हैं। लेकिन बॉसमैन उन सभी अफवाहों को दरकिनार उनसे कहता है कि अगर वो चीजें होती तब तो वो अब तक मर चुका होता। वहीं एक पक्षी समंदर के ऊपर से उड़ रहा है कि तभी समंदर की सतह पर कुछ हलचल होती है, जैसे कोई विशालकाय जीव तैर रहा हो। और पक्षी को करीब देख उसे खाने के इरादे से समंदर से एक ड्रैगन पक्षी को खाने के लिए निकलता है, लेकिन पक्षी उसके मुंह से बचकर निकल जाती है और ड्रैगन के मुंह में कुछ नहीं आता। ये पक्षी अब वापस लौटती है एक शिप की ओर, जो असल में रोड्रिक का शिप सी हॉर्स है। और वो पक्षी खिड़की से अंदर आते ही देखती है कि शेके अभी मेडिटेशन की मुद्रा में है और इसीदो और बक उसके चेहरे पर पायरेट्स की निशानी बना रहे हैं। पक्षी आते ही इसीदो के सर पर चोंच मार वापस श्रीके के सर पर बैठ जाती है। दरअसल उस पक्षी में श्रीके ने अपनी चेतना को ट्रांसफर कर इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर गई थी और वो होश में आते ही इसीदो और बक पर बरस पड़ती है। उनके शोर सुन वहाँ फानेसी और कास्का आ जाते हैं और इसीदो की कलाकारी के चलते श्रीके को एक बार फिर एम्बेरस होना पड़ता है। लेकिन ये फिजूल की बातें हैं, क्योंकि अभी उसके पास एक खास जानकारी है सभी के लिए कि तभी ऊपर डेक पर तेज आवाजें आती हैं। श्रीके को डर है कि वो लेट हो गई है, क्योंकि एक अजनबी शिप को स्पॉट कर लिया गया है। रोड्रिक उसे देख यकीन से कहता है कि ये वही शिप है जो बच गया था। ये कैसे मुमकिन है कि एक टूटा हुआ शिप उनके इतने करीब पीछा करते हुए आ गया है। वो तुरंत सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। तभी रोड्रिक तक सभी पहुंचते हैं उसी शिप की जानकारी देने को। तभी कास्का का ब्रांड रिस्पॉन्ड करता है। श्रीके बताती है कि ये आम शिप नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा है। रोड्रिक को यकीन नहीं होता कि वो मॉन्स्टर को फिर फेस करेंगे, वो भी समंदर के बीचों बीच। श्रीके कहती है कि ये अब दिनचर्या का हिस्सा है, जब से उस रहस्यमयी रोशनी उनसे होकर गुजरी है, और सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए। और अब रोड्रिक उनसे युद्ध करने के लिए तैयार है अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर। और तुरंत ही उसके शिप की तोपें दहाड़ती हैं, जिनका निशाने पर है बॉसमैन का पायरेट शिप। और तभी शिप एकाएक ही पानी के अंदर जाने लगती है, जिसे हैरत भरी निगाहों से सब देख रहे हैं और तोप के गोले उसके ऊपर से निकल जाते हैं। किसी को भरोसा नहीं होता कि शिप ने खुद को बचाने के लिए पानी के अंदर चली गई। और अब रोड्रिक को यकीन हो गया है कि उस शिप पर इंसान नहीं थे, बल्कि ये किस्से कहानियों का घोस्ट शिप है। और रोड्रिक को विश्वास है कि उसे उनकी जरूरत पड़ेगी, और तो और उसकी भी, जो अभी गेस्ट रूम में है, जिसका ब्रांड रिस्पॉन्ड कर रहा है और वो खुद ही अगली लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। घोस्ट शिप में बॉसमैन अब बदल चुका है और पानी के अंदर से नाव को वो सी हॉर्स की तरफ ले जा रहा है कि लुकआउट से सेलर उसे देख लेता है। और रोड्रिक के आदेश पर नेविगेटर शिप को मोड़ शिप को बचा लेता है कि घोस्ट शिप सी हॉर्स के बगल से निकलती है, जिसका असर सभी पर होता है। अब रोड्रिक सभी को हैंड टू हैंड लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है और सभी वहाँ तलवार निकाल लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। घोस्ट शिप उनकी बराबरी में खड़ा है, मगर उस पर कोई हलचल नहीं हो रही है, जो कि सभी के हैरत का कारण है। तभी श्रीके सबको आगाह करती है कि वो शिप से बुरी ताकत को महसूस कर सकती है। तभी बॉसमैन सबके सामने आता है, जो अब पूरी तरह से बदल चुका है। इसीदो और बाकी बॉसमैन को करीब से देख पहचान लेते हैं कि उसने उसे ब्रिटानिस पोर्ट पर देखा था, और वही बॉसमैन भी उन्हें पहचान लेता है। बॉसमैन को उन्हें देख अफसोस होता है, क्योंकि जब से वो उनसे मिला है उसका स्लेव ट्रेडिंग का धंधा चौपट हो गया, और जब उसने पायरेटिंग फिर शुरू किया उसे फिर मात मिली। बॉसमैन अब गुस्से में उन्हें ललकारता है, क्योंकि अब उसने मनुष्य होने से भी रिटायरमेंट ले लिया है और अपनी ईविल ताकतों को समन करता है, जो सामने समंदर चीरकर ईविल ऑक्टोपस जैसे निकलती है, जो गहरे समंदर से बुलाए गए हैं। मॉन्स्टर को देख अब सभी के होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि बॉसमैन फिर कहता है कि ये उसके ही तरह भाई बंधु हैं, जो मनुष्य को खाना चाहते हैं। तभी एक मॉन्स्टर लपकता है और एक सेलर को पकड़ उनके सामने ही खा जाता है, जिसे देख बाकी सेलर्स की रूह कांप उठती है। और ये देख बॉसमैन खुश है कि उसका बदला अब पूरा हो रहा है। मॉन्स्टर वहाँ अब कत्ले आम मचाना शुरू कर दिया है, जिसे देख रोड्रिक अपने आदमियों को शांत करने की कोशिश कर रहा है और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। वही मॉन्स्टर शिप के डेक के नीचे भी सेलर्स को मार रहे हैं। बॉसमैन खुश हो ही रहा होता है कि अचानक वहाँ मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ने लगते हैं, जिसे देख अब बॉसमैन की भी चीखें निकल जाती है और मॉन्स्टर का कटा धड़ सेलर के सामने गिरता है। और वही मॉन्स्टर अपना सिर कटा
धड़ाधड़ लहरा ही रहा होता है कि गर्ड्स की एंट्री होती है, जो उन्हें शांत रहने को कह रहा है और उनसे पूछता है कि क्या हम इन्हें खा सकते हैं। गर्ड्स को देख अब बाकियों की जान में जान आ जाती है और तभी उसके सामने 3 मॉन्स्टर्स लपकते हैं, जिसे गर्ड्स अपने जोरदार वार के एक ही झटके से काट देता है, जो वहां बॉसमैन के होश उड़ाने के लिए काफी है। और वही मॉन्स्टर का सिर उन्हीं सेलर्स के ऊपर गिरता है, जो अब भी गर्ड्स की ताकत देख हैरत में है। गर्ड्स अभी आधा जागा हुआ है और उसे डर है कि वो शिप को नुकसान पहुंचा सकता है। वही बॉसमैन भी गर्ड्स को देख बहुत चक्का है और अब सेलर्स के साथ गर्ड्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है। गर्ड्स तुरंत ही उन्हें डेक खाली करने को कहता है और अपनी बिजली की फुर्ती से वहां मॉन्स्टर को काटना शुरू कर देता है, जिसके टुकड़े वहां बस हवा में उछल ही रहे हैं। वही सेलर गर्ड्स का प्रदर्शन देख चकित हैं। वहीं बाकी अब खुश हैं कि गर्ड्स अपनी इस हालत में भी उन्हें लाजवाब तरीके से बचा रहा है। वहीं बॉसमैन भी अपने मॉन्स्टर की इस हालत देख कांप रहा है और वो अपने ट्रम्प कार्ड को बाहर बुलाता है, जो वहां अब पानी चीरकर बाहर आ रहा है। और वो है ऑक्टोपस मॉन्स्टर का मेन सर, जो बहुत ही विशाल है और उसका मुंह देख सेलर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब बॉसमैन को खुशी है कि वो जीत जाएगा। मॉन्स्टर के मुंह को करीब देख गर्ड्स तुरंत ही अपने कैनन को उसकी तरफ कर उसके मुंह में डायरेक्ट कैनन ब्लास्ट करता है, जो उसके सिर को पीछे तक फोड़ देती है और तुरंत ही उसके मुंह को अपनी तलवार से चीर वहीं खत्म कर देता है, जिसके लिए अभी सेलर्स के पास शब्द नहीं है। वहीं सभी ने देखा कि गर्ड्स ने कितनी एफिशिएंटली कैनन ब्लास्ट को रिकॉइल को यूज कर मॉन्स्टर को चीर दिया, जो गर्ड्स की स्पेशल फाइटिंग टेक्निक है। वहीं बॉसमैन ने अभी भी हार नहीं मानी है और गर्ड्स उन्हें कहता है कि यहाँ सेलर्स भी लड़ाई के उस्ताद हैं। और तभी तोपें निकलती हैं और रोड्रिक का हमले का आदेश देते ही घोष शिप के परखच्चे उड़ा दिए जाते हैं। तोपों के दहाड़ते ही घोष शिप के टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं और ये दृश्य अब सभी के लिए एक्साइटिंग है। बॉसमैन अपनी शिप की ये हालत देख अब पागलों की तरह चीख रहा है और वहां से निकलने में ही भलाई समझता है। बॉसमैन तब भी उन्हें गीदड़ भपकी देने से बाज नहीं आता कि उसका नेविगेटर उसे सूर्योदय की जानकारी देता है और वहां से निकलते हुए वो पानी में समा जाते हैं। गर्ड्स खुश हैं कि वो लोग वहां से चले गए और वहीं सभी सेलर गर्ड्स को घेरे उसकी तारीफ कर रहे हैं कि जमीन पर लोग मॉन्स्टर को देखते ही भाग जाते हैं, लेकिन तुम अलग हो, अपने आप में जाबाज योद्धा। तभी वहां इसीदो झूलते हुए आता है और शेखी भगाते हुए कहता है कि हम मॉन्स्टर से लड़ने के उस्ताद हैं। रोड्रिक गर्ड को शिप को बचाने के लिए थैंक्स कहता है और वहीं गर्ड्स इसे इस जर्नी की फीस के तौर पर एक्सेप्ट करने को कहता है। ये बात अब भी उनकी समझ से परे है कि पायरेट्स ने घोष शिप बनना क्यों एक्सेप्ट किया, जबकि कुछ दिन पहले ही वो उनसे लड़े थे। जरूर कुछ तो गड़बड़ है समंदर में, जब से वो अज्ञात रोशनी उनसे होकर गुजरी है, जिसके बारे में अभी श्रीकेत चुप है। तभी रोड्रिक को एक और खबर मिलती है कि शिप के निचले स्तर पर हमले से नुकसान हुआ है और ये टेम्परेरी मरम्मत से भी काम नहीं बनेगा। उन्हें जल्द से जल्द किसी पास के आइलैंड पर रुकना होगा। शिप के नजदीक ही एक छोटा सा आइलैंड है, जहाँ से कोई शिप को देख उनके आने का इंतजार कर रहा है। अब शिप उस आइलैंड की तरफ बढ़ते हुए रुकती है, जहाँ गर्ड्स और उसकी टीम उस आइलैंड पर पहुंचती है। वहीं श्रीके को उतरते ही वहाँ कुछ अजीब लगता है, जो गर्ड्स भी महसूस कर सकता है, क्योंकि उसका ब्रांड हर वक्त रिस्पॉन्ड कर रहा है जब से वो अजीब सी रोशनी उससे होकर गुजरी है। उसकी एस्ट्रल घाव कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होकर नम पड़ गया है। फानेसी के पूछने पर श्रीके बताती है कि कुछ तो है आइलैंड पर जो सही नहीं है, क्योंकि उसे आइलैंड पे कुछ अजीब महसूस हो रहा है और यही ठीक होगा कि वो आगे ना जाए। रोड्रिक बताता है कि शिप की मरम्मत में पूरा दिन लगेगा और अब उनके पास कोई और चारा नहीं है, लेकिन इसीद्रो पहले ही वहाँ से ऊपर की तरफ भाग जाता है आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। श्रीके के थॉट ट्रांसफर के वार्न करने के बावजूद वो नहीं मानता और वो कांटेक्ट में रहने का कहकर ऊपर चला जाता है। इसीद्रो आइलैंड के टॉप पर किसी तरह पहुंच पूरे आइलैंड का मुआयना कर ही रहा होता है कि पग उसे कुछ दिखाता है कि आइलैंड के एक चट्टान पर बड़ी सी गुफा है और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट इसीद्रो वहां भी पहुंच जाता है। वो खुश है कि उसने इतनी बड़ी रहस्यमय गुफा को खोज निकाला और अंदर जाने के लिए वहां मशाल के लिए लकड़ी ढूंढ ही रहा होता है कि कोई उसे रोकता है और वो देखता है कि कोई लड़की वहां खड़ी है। लड़की उसे अंदर जाने से फिर रोकती है और इसीद्रो उसके बारे में पूछता ही है कि वो लड़की उछलते हुए उसके करीब आकर एल्फ के बारे में पूछती है। इसीद्रो उस लड़की के काफी क्लोज खड़ा है और लड़की के लिए एल्फ जिसे उसने पहली बार देखा है। लड़की इसीद्रो से फिर कहती है कि जरूर तुम उस शिप से आए हो, तभी तुम इस गुफा के बारे में नहीं जानते। आइलैंड के लोग इस गुफा में जाने को टेबू समझते हैं, क्योंकि कहानियों के अनुसार यहाँ पर सी गॉड रहते हैं। वहीं आइलैंड में एक छोटे से गांव में गर्ड्स और उसकी टीम पहुंच चुकी है, जो पूरी तरह से खाली है और वहाँ मछलियाँ सड़ रही हैं। रोड्रिक को उम्मीद थी कि यहाँ खाना और सप्लाईज मिलेगा, लेकिन देखकर कुछ और ही लगता है। सर्पिको के पूछने पर रोड्रिक बताता है कि उसका सबऑर्डिनेट शिप का काम देख लेगा और वो अभी के लिए वहाँ सभी को गाइड कर रहा है। तभी रोड्रिक देखता है कि वहाँ खिड़की से कोई झांक रहा है, लेकिन उसके आवाज देते ही वो खिड़की बंद कर लेते हैं और यही हाल वहाँ सभी दरवाजों पर है, जो रोड्रिक को कुछ समझ में नहीं आता। गर्ड्स के पूछने पर श्रीके बताती है कि उसे भी कुछ समझ में
नहीं आ रहा है, उसे पूरे गांव से ही ऑड फीलिंग आ रही है। और वहीं कास्का एक मकान की तरफ जाती है जहां एक अजीब सी मूर्ति है जो किसी ऑक्टोपस की तरह दिख रहा है और चढ़ावे के तौर पर उसके पास कुछ मछलियां रखी गई हैं। वहीं आइलैंड के दूसरे कोने पर इसीद्रो और वही लड़की गुफा के मुहाने पर खड़े हैं जहां सी गॉड के नाम सुन इसीद्रो भी सकते में है। लड़की बताती है कि ये सी गॉड बहुत ही भयंकर है जो जहाजों को डुबाकर लोगों को खा जाता है। तभी इसीद्रो की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है और वो अंदर की तरफ बढ़ता ही है कि तभी पानी की एक तेज लहर आती है जिसके चलते इसीद्रो फिसलकर मुंह के बल गिरता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। और इसी दौरान इसीद्रो का जादुई डैगर वहीं गिर जाता है जिसका पता उसे भी नहीं चलता और वो लड़की इसीद्रो की मरहम पट्टी के लिए उसे अपने साथ ले जाती है और इसीद्रो का जादुई डैगर पीछे छूट जाता है। वहीं गांव में सभी उस अजीब से स्टैच्यू को देख चकित हैं जिसमें से श्रीके को अजीब सी फीलिंग आ रही है कि ये एक एंशिएंट गॉड की मूर्ति है जिसे सुनकर वहाँ सभी क्यूरियस हैं। श्रीके बताती है कि एक ऐसा एंशिएंट गॉड जिसका जिक्र पहले की धार्मिक किताबों में था लेकिन समय के साथ उन्हें भुला दिया गया और इस वीरान आइलैंड में आज भी इन्हें याद रखने के साथ साथ पूजा जाता है। मैग्निफिको उस एंशिएंट गॉड की बदसूरती का मजाक उड़ाता है जो श्रीके को पसंद नहीं आता और वो आइलैंड के इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें छोड़ वॉक के बहाने वहाँ से चली जाती है। लेकिन फानेसी को उसकी चिंता होती है और रोड्रिक अपने कुछ आदमियों को उसके साथ भेजना चाहता है उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन श्रीके मना कर वहाँ से चली जाती है। तब भी रोड्रिक को उसकी चिंता हो रही है और सर्पिको जानता है अगर उन्हें समय पर श्रीके की हेल्प नहीं मिली तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वहीं आइलैंड के किसी कोने पर एक वीरान घर में इसीद्रो आसरा लिए आग ताप रहा है और वहीं वो उस लड़की को कपड़े बदलते हुए देख इसीद्रो के सोए अरमान जाग जाते हैं। वो लड़की इसीद्रो के करीब आकर उसके माथे पर दवाई लगा ही रही होती है कि इसीद्रो के अरमान जोर पकड़ने लगते हैं, लेकिन तब भी इसीद्रो खुद को कंट्रोल कर अपना मुंह फिर आग तापते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो लड़की अपना नाम इज़्मा बताती है। इसीद्रो उसे बताता है कि अगले दिन वो वहाँ से चला जाएगा, जिस पर इज़्मा क्यूरियस होकर उसकी जर्नी और बाहरी दुनिया के बारे में उससे पूछती है और इसीद्रो के एग्री होते ही तेजी से उसके सामने कुर्सी डाल बैठ जाती है जो इसीद्रो को भी अजीब लगता है। वहीं गर्ट्स और सभी विलेज के छोटे से रेस्टोरेंट या होटल में खाने के लिए आते हैं जहाँ दीवार पर तरह तरह की मछलियाँ और उनके दांतों से सजावट किया गया है। वो जानते हैं कि ये इस आइलैंड का इकलौता रेस्टोरेंट है जहाँ हर जगह बस कच्ची मछलियों की गंध है। तभी गर्ट्स वहाँ बैठे कुछ अजीब से लोगों को नोटिस करता है जिनका ऊपरी शरीर घोस्ट पायरेट की तरह ही है और वो लोग वहाँ मछलियों को कच्चा ही खा रहे हैं। गर्ट्स को कुछ दाल में काला लगता है। तभी उसे रेस्टोरेंट के कुक की आवाज आती है जो उन्हें खुद ही खाना लेने के लिए कहता है और एक बहाने से पीछे कमरे में चला जाता है। गर्ट्स अब रोड्रिक को खुद ही खाना लेने जाता है और वो किचन के अंदर देखता है कि कुक पीछे की तरफ एक कमरे में जा रहा है जिससे गर्ट्स का शक और भी गहरा होने लगता है। वहीं श्रीके ऑड फीलिंग का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच जाती है जो उस ऑड फीलिंग का केंद्र है। इवेलेरा नहीं चाहती कि श्रीके गुफा में अकेली ही जाए और तभी वो देखती है कि इसीद्रो का जादुई डैगर वहाँ पड़ा हुआ है जिसे वहाँ यूं ही पड़ा देख श्रीके को इसीद्रो की चिंता होती है और तभी उसके सामने वही मॉन्स्टर निकलते हैं जिन्होंने उन पर घोस्ट शिप से हमला किया था। श्रीके उन्हें पहचान लेती है जो पहले के मुकाबले छोटे हैं लेकिन उतने ही घिनौने। श्रीके तुरंत इसीद्रो को थॉट ट्रांसफर से कांटेक्ट करती है और उसे उस लड़की के सीने की इमेजेस दिखाई देती हैं जिसे देखते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। तभी श्रीके पर वो मॉन्स्टर हमला करता है। वहीं इसीद्रो की कहानियों से इज़्मा एक्साइटेड है और उसका पूरा ध्यान अभी इज़्मा के सीने की ओर ही है और इसीद्रो शर्माते हुए अपनी बहादुरी की गाथाएं सुना रहा है कि वो अपने जादुई डैगर को जिसका यूज करता है जो इज़्मा के लिए और भी एक्साइटिंग होती जा रही है। इज़्मा को और भरोसा दिलाने के लिए वो अपने जादुई डैगर को निकालता ही है कि उसे एहसास होता है कि उसके पास उसका जादुई डैगर नहीं है। इज़्मा को उसकी कहानियां झूठी लगने के डर से वो उसे सफाई देता ही है, लेकिन पग को देख इज़्मा को उसकी सभी बातों पर विश्वास हो रहा है। इसीद्रो अपने डैगर के बारे में सोच ही रहा होता है कि उसे पीछे से आवाज आती है जो श्रीके की है और वो पूरी तरह से गीली और समुद्री बेल और केकड़ों में लिपटी हुई वहाँ आती है जिसे देख इसीद्रो चौंक जाता है। श्रीके आते ही इसीद्रो पर उसकी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव पर चीखने लगती है और इसीद्रो बात को टालने के लिए उसकी इस हालत के बारे में पूछता है जिस पर श्रीके शिकायत करते हुए बताती है उसका समय बहुत ही मुश्किल से बीता टेंटिकल्स के बीच और उसका पूरा गुस्सा इसीद्रो पर निकालने के लिए बढ़ती ही है कि इज़्मा इंटरवीन करती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। साथ ही वो उसके हाथ में वही जादुई डैगर देखती है जिसके बारे में इसीद्रो बता रहा था। तभी श्रीके इज़्मा को गौर से देखती है जो अब उसकी एस्ट्रल बॉडी को देख रही है जो उसके समंदर से डीप कनेक्शन को दर्शा रही है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों हमने बरसर्क मांगा फैंटेसिया आर्क 308 से 312 कवर किया है। मांगा के नेक्स्ट पार्ट में अब और एक्शन होगा गर्ट्स वर्सेस मॉन्स्टर। दोस्तों ये
वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।